12-12, 14-14 साल की बच्चियों को अजमेर से दिल्ली एंड जयपुर भेजा जाने लगा। रेप करने के बाद 200 रुपए देता है और कहता है कि लिपस्टिक और पाउडर खरीद लेना, तेरे शरीर से बदबू बहुत आती है। अगर आज भी नार्कोटिस्ट हो तो कांग्रेस की कई दिग्गज नेता सलाखों के पीछे होंगे। 14 साल की बच्ची को 18 लोगों ने मिलकर 22 से ज्यादा बार गैंगरेप किया। बड़ी ही बेशर्मी से राजस्थान पुलिस के एक बड़े ऑफिसर ने बयान दिया कि जिन बच्चियों की पिक्चर्स बाहर आई है उनका कैरेक्टर कुछ ठीक नहीं है। और आगे नसीम और अनवर से पूछता है कि काम हो गया ना। बच्चियां घर से तो कॉलेज आती थी, बट कॉलेज के अंदर ना जाके वो इस व्हाइट वैन में बैठ जाती थी। इस बार इन्होंने केस की कुछ रियल पिक्चर्स भी ऐड कर दी थी, विक्टिम्स का फेस ब्लर करके। पर जैसे ही वो ऑफिसर्स उसकी ही कुछ रियल पिक्चर्स दिखाते हैं तो वो रोने लगती है और सब कुछ इनके अकॉर्डिंग हो रहा था। बट एक दिन इनसे एक छोटी सी गलती हो जाती है। ईयर 1992 राजस्थान के अजमेर में एक पॉलिटिशियन के बेटे को एक लड़की पसंद आ जाती है। दोनों फैमिलीज कांटेक्ट में आती हैं और लड़की की एक पिक्चर लड़की के घर वाले लड़के के घर भेजते हैं। पिक्चर मिलते ही लड़के के घर वाले उस पिक्चर को लेके अजमेर के फोटो लैब में जाते हैं और पूछते हैं, थोड़ा ये पता करके बताओ कि कहीं हमारे होने वाली बहू का बलात्कार तो नहीं हुआ है। अब ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है। लेट 90s में जितनी भी शादियां यहाँ पे होती थी उसमें बच्चियों की पिक्चर्स को रीचेक किया जाता था कि कहीं उनके साथ रेप तो नहीं हुआ है। बट ऐसा क्यों हुआ? क्या था लेट 90s में? ईयर 1992 भारत, ऑलमोस्ट पूरे देश में राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था। मुंबई, सूरत, कानपुर, अयोध्या, भोपाल समेत ऑलमोस्ट पूरे नॉर्थ इंडिया में रिलीजियस दंगे हो रहे थे। उसी समय राजस्थान के अजमेर से एक न्यूज आती है। 250 से ज्यादा माइनर हिंदू बच्चियों को एक मुस्लिम गैंग ने सालों तक ब्लैकमेल किया, रेप किया और बाद में एक्सप्लॉइट भी किया। और देश के सबसे ब्रूटल गैंग रेप स्कैंडल अजमेर सेक्स स्कैंडल को अंजाम दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, 28 से ज्यादा फैमिलीज रातों रात अजमेर से गायब कर दी गई। 6 से ज्यादा बच्चियों ने ब्लैकमेलिंग और अनवांटेड प्रेगनेंसी की वजह से सुसाइड कर लिया। किसी ने खुद को आग लगा ली, कोई छत से कूद गया तो किसी ने खुद को फांसी के फंदे से लटका लिया। समझते हैं आज की इस वीडियो में कैसे पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के दम पे ये स्कैंडल सालों तक चलता रहा। कैसे इनिशियली पुलिस और सिस्टम ने भी इन्हीं दरिंदों का साथ दिया। कैसे 1000 से ज्यादा बच्चियां इसमें फंसती चली गई। तो आप सिर्फ उतना जानते हैं जितना हमने पढ़ा और सुना है, लेकिन 1992 में अजमेर में क्या हुआ था ये हकीकत मैं आपको बताता हूँ। लड़कियों ने किया शहर को गंदा। हम चीनी छापनी चाहिए है। लड़की पेट से थी, प्रेग्नेंट। इसका मतलब यही हुआ ना कि लड़की अपनी मर्जी से गई, उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। ईयर 1989 राजस्थान के अजमेर में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम फारूक चिश्ती अपने 3 कजिन ब्रदर नसीम चिश्ती, अनवर चिश्ती, सलीम चिश्ती और एक एसोसिएट इसरत अली के साथ एक गैंग बनाता है। बेसिकली छोटी छोटी मासूम कॉलेज और स्कूल की बच्चियों को ट्रैप करने के लिए। इसके लिए ये अजमेर में 2 कॉलेजेस चुनते हैं, सावित्री देवी कॉलेज और सोफिया सेकेंडरी गर्ल्स कॉलेज। बेसिकली इन 2 कॉलेजेस को चुनने का रीजन ये था कि दोनों कॉलेजेस ऑटोनोमस थी, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बच्चियां पढ़ती थी, तो इनके लिए यहाँ पे इन बच्चियों को टारगेट करना इजी था। अब देखिए यहाँ पे है सावित्री देवी कॉलेज और थोड़ी ही दूर पे है सोफिया सेकेंडरी गर्ल्स कॉलेज। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे है होटल हनी ड्यू। उसके थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे है एलाइट रेस्टोरेंट और लेफ्ट साइड में है अहमदाबाद हाउस और उसके थोड़ा और लेफ्ट साइड में है अजमेर शरीफ दरगाह और थोड़ी ही दूर पे है फोए सागर फार्म हाउस। अब ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यू विल गेट टू नो शॉर्टली। अब देखिए यहाँ है अजमेर जंक्शन। बेसिकली शहर के चारों तरफ से बच्चियां ट्रेन के थ्रू यहीं पे आती थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कॉलेज जाने के लिए इन्हीं 2 रेस्टोरेंट्स में वेट किया करती थी। उसी समय फारूक और उसकी गैंग अजमेर शरीफ दरगाह से निकलती थी और इन रेस्टोरेंट्स में पहुंचती थी। बच्चियों को ट्रैप करने के लिए ओपन जीप में एंट्री करना, गले में मोटी चैन पहनना,
बॉलीवुड स्टाइल में एंट्री करना, फेक बर्थडे के नाम पे फ्री में चॉकलेट्स एंड स्वीट्स इन बच्चियों को बांटना और भी कई तरीके के जाल ये लोग बिछाया करते थे। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहा और एक दिन एक बच्ची गीता को फारूक चिश्ती ट्रैप कर लेता है। कुछ बार गीता से मिलने के बाद फारूक उसे अपने आसपास एकदम कंफर्टेबल फील कराता है और जब गीता पूरी तरह से फारूक के क्लच में थी तो एक दिन फारूक गीता को सेक्स के लिए अप्रोच करता है। प्यार में पागल गीता भी मना नहीं करती और अगले दिन फारूक गीता को सावित्री कॉलेज से पिक करता है और लेके पहुंचता है एलाइट रेस्टोरेंट। 10:30 बजे ये लोग यहाँ पे लंच करते हैं और उसके थोड़ी देर बाद फारूक गीता को लेके पहुंचता है फोय सागर फार्म हाउस, जहां नसीम और अनवर पहले से रहते हैं। फार्म हाउस पे पहुंचते ही फारूक और गीता सेक्स करते हैं। कुछ देर बाद फारूक फिर से गीता को उसकी कॉलेज ड्रॉप कर देता है और आके नसीम और अनवर से पूछता है कि काम हो गया ना। एक्चुअली जब फारूक और गीता सेक्स कर रहे थे तो उसी समय पीछे से नसीम और अनवर इनकी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। बेसिकली ये प्लान फारूक का ही था ताकि बाद में ब्लैकमेल किया जा सके। अगले दिन फिर से फारूक गीता से मिलता है और उसको ये सब पिक्चर्स दिखाता है। पिक्चर्स देखते ही गीता रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि पिक्चर्स डिलीट कर दो, क्यों क्लिक की है तुमने ये। उसके कुछ देर बाद फारूक गीता को धमकाता है, डराता है और कहता है कि अगर तुम्हें ये पिक्चर सेफ चाहिए तो तुम्हें अपने किसी एक दोस्त को हमसे इंट्रोड्यूस करना होगा और कहना होगा कि हम तुम्हारे कजिन ब्रदर्स हैं ताकि ट्रस्ट गेन हो सके। पिक्चर्स बाहर ना आ जाए इस डर से गीता ऐसा ही करती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड कृष्णबला, जो बेसिकली सोफिया सेकेंडरी गर्ल्स कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसे फारूक से मिलाती है और कहती है कि ये उसके पापा के दोस्त के लड़के हैं और भाई की तरह हैं। उसके बाद कृष्णबला भी इनके आसपास कंफर्टेबल फील करने लगती है और अगले दिन फारूक 10 बजे सोफिया सेकेंडरी गर्ल्स कॉलेज पहुंच जाता है। वहां पे ये कृष्णबला से मिलता है और कहता है कि गीता ने बुलाया है, फैमिली फंक्शन है। गीता का नाम सुनते ही कृष्णबला आने के लिए तैयार हो जाती है। फारूक कृष्णबला को कॉलेज से उठाता है और लेके पहुंचता है फार्म हाउस पे। वहां पे इसका एसोसिएट इशरत अली कृष्णबला का रेप करता है। उसके बाद बारी बारी से ये चारों भी उसका रेप करते हैं और फोटोज भी क्लिक कर लेते हैं। खून से लथपथ कृष्णबला फार्म हाउस से निकलती है और गीता से मिलती है और ये दोनों डिसाइड करती हैं कि हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। अगले दिन ये दोनों एक कांस्टेबल राजेंद्र सिंह राजावत से मिलती हैं। वो इन्हें एक सीनियर ऑफिसर श्री सोनी से मिलाता है। श्री सोनी से मिलने के बाद ये दोनों सब कुछ श्री सोनी को साफ साफ बता देती हैं। सुनने के बाद श्री सोनी भी कहता है कि हाँ, मैं इस मैटर को हायर लेवल पे ले जाऊंगा। पर जैसे ही गीता और कृष्णबला पुलिस स्टेशन से बाहर आती हैं, राजेंद्र सिंह राजावत इन्हें मिलाता है पुत्तन इलाहाबादी से। बेसिकली पुत्तन इलाहाबादी वन ऑफ द एक्यूज्ड था और ये भी उस गैंग का मेंबर था। पुत्तन इलाहाबादी इन्हें कहता है कि जो खेल तुम खेल रही हो, ये खेल हम बहुत पहले से खेल रहे हैं। यहाँ पे पुत्तन इलाहाबादी इन दोनों को धमकी देता है। उसके बाद से इन दोनों के पास अनगिनत कॉल्स आना चालू हो जाता है। बार बार धमकी दी जाती है और सिर्फ मेन नहीं, कुछ औरतों के भी कॉल्स इनके पास आने लगते हैं, जो बेसिकली इन्हीं चिश्ती फैमिलीज की घर की औरतें थी। अब ये दोनों पूरी तरीके से इस गैंग के क्लच में थी। फारूक और उसके गैंग के मेंबर जब चाहते थे इन्हें स्कूल से और कभी कभी तो इनके घर से भी उठाते थे और रेप करते थे। काफी दिनों तक ऐसा चलता है और अब फारूक और उसकी गैंग में 5 से 20 मेंबर हो जाते हैं और सब बारी बारी से इनको बुलाते हैं और रेप करते हैं। और अब फारूक और उसके गैंग की डिमांड और बढ़ने लगी। अब वो इन दोनों को ऑप्शन देते हैं कि अगर तुम दोनों ये सब बंद करना चाहती हो और चाहती हो कि हम तुम्हारी पिक्चर्स डिलीट कर दें, तो तुम्हें अपने कॉलेज की जूनियर बच्चियों को हमसे इंट्रोड्यूस करना होगा। मजबूरी में गीता और कृष्णबला यही करती हैं। गीता सावित्री कॉलेज से और कृष्णबला सोफिया कॉलेज से अपनी जूनियर बच्चियों को फैमिली फंक्शन के नाम पे फार्म हाउस लाने लगी। फारूक का एक गोटा माराडोना अपनी व्हाइट वैन के साथ कॉलेज के बाहर खड़ा रहता था। बच्चियां घर से तो कॉलेज आती थी, बट कॉलेज के अंदर ना जाके वो इस व्हाइट वैन में बैठ जाती थी और फिर माराडोना इन्हें कॉलेज से पिक करके लेके पहुंचता था फार्म हाउस, जहां इशरत और सलीम सारी अरेंजमेंट्स किए रहते थे।
इनिशियली फारूक और उसकी गैंग उन बच्चियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लंच अरेंज करती थी, पार्टीज होती थी, डांस होता था। पर जैसे ही बच्चियां इनके साथ फ्री फील होने लगती थी, ये उनके खाने में कुछ मिला के या फिर सेड्यूस करके उन बच्चियों के साथ कुछ पिक्चर्स क्लिक कर लेते थे। पिक्चर्स मिलते ही ये उन बच्चियों को ब्लैकमेल करना चालू कर देते थे। बट आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि जब इतना सब कुछ शहर में हो रहा था तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ किया क्यों नहीं? एक्चुअली रिपोर्ट के मुताबिक इन बच्चियों को फारूक और उसकी गैंग अजमेर से दिल्ली एंड जयपुर भेजती थी वीआईपी एंड वीवीआईपी को प्लीज करने के लिए। कुछ समय पहले राजस्थान में मंत्री रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता राजेंद्र गुढ़ा ने ये स्टेटमेंट दिया कि अगर आज भी नार्को टेस्ट हो तो शांति कुमार धारीवाल, महेश जोशी समेत पूर्व सीएम अशोक गहलोत भी सलाखों के पीछे होंगे अजमेर सेक्स स्कैंडल में मुलविस होने के कारण। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस गैंग का मास्टरमाइंड फारूक चिश्ती, प्रेसिडेंट ऑफ यूथ कांग्रेस अजमेर, इसका कजिन नफीस चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूथ कांग्रेस अजमेर, और इसका एक और कजिन अनवर चिश्ती, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस अजमेर। तो बेसिकली ये सब भी कांग्रेस पार्टी के लोकल पॉलिटिशियन थे अजमेर के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, फारूक चिश्ती अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम भी था। बेसिकली खादिम एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है श्राइन से रिलेटेड सारे एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाला इंसान, या बेसिकली आप सीधे शब्दों में बोल सकते हैं सर्वेंट ऑफ श्राइन या केयर टेकर ऑफ श्राइन। और रही बात पुलिस की, तो जब भी इनके खिलाफ एफआईआर होती थी तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी खुद इनके घर जाते थे इनके सिग्नेचर्स लेने के लिए। तो बेसिकली रिलीजियसली और पॉलिटिकली दोनों तरीकों से ये बहुत पावरफुल थे। अब यहाँ तक तो सब कुछ इनके अकॉर्डिंग ही हो रहा था, पर एक दिन इनसे एक गलती हो जाती है। बेसिकली पहले जो पिक्चर्स क्लिक होती थी वो रील फॉर्म में होती थी, तो उन्हें रियल पिक्चर्स बनवाने के लिए फोटो लैब में जाना पड़ता था। तो उसके लिए फारूक और नसीम 2 फोटो लैब में जाते थे, अजमेर फोटो लैब और भरोसा फोटो लैब। अजमेर फोटो लैब को पुरुषोत्तम और हर्ष तोलानी चलाते थे और भरोसा फोटो लैब को कैलाश सोनी और महेश लोधानी। पर जब एक दिन फारूक और नफीस रील को लेके फोटो लैब पहुंचते हैं उन पिक्चर्स को बनवाने के लिए, तो पुरुषोत्तम जो अजमेर फोटो लैब का एम्प्लॉय था वो कुछ पिक्चर्स की कॉपी अपने लिए रख लेता है। और जब एक दिन उसका पड़ोसी देवेंद्र जैन कुछ सेक्स मैगजीन देख रहा था तो पुरुषोत्तम देवेंद्र जैन के पास जाता है और कहता है कि ये क्या देख रहे हो पुरानी चीजें, आई हैव द रियल स्टफ। और इतना कह के वो देवेंद्र जैन को कुछ पिक्चर्स दिखाता है। पिक्चर्स देखते ही देवेंद्र जैन को कुछ शक होता है और वो इन पिक्चर्स को पुलिस स्टेशन और कुछ न्यूज एजेंसियों को भेज देता है। अब आपको लग रहा होगा कि पिक्चर्स पुलिस स्टेशन और न्यूज एजेंसीज के पास जाने से इन बच्चियों को इंसाफ जरूर मिलेगा, बट ऐसा होता नहीं है। ये हमारा देश है, यहाँ पे सब कुछ बिकता है। एक्चुअली पिक्चर्स न्यूज एजेंसीज के हाथ लगने के बाद इन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के बजाय न्यूज एजेंसियां इन बच्चियों की फैमिलीज से पैसे का डिमांड करने लगी कि अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हम इन पिक्चर्स को वायरल कर देंगे। और कुछ दिन बाद ही ये पिक्चर शहर में बहुत से लोगों के पास पहुंच जाती है और लोग इन पिक्चर्स के जरिए इन बच्चियों को ट्रैक करके सेक्सुअली अब्यूज करने लगे। मतलब जो चीज फारूक और उसकी गैंग कर रही थी, अब वही चीज करने की धमकी न्यूज एजेंसियां इन बच्चियों की फैमिलीज को देने लगी। बट कुछ समय बाद ये पिक्चर संतोष गुप्ता नाम के एक रिपोर्टर के पास पहुंचती है जो बेसिकली नवज्योति न्यूज एजेंसी में रिपोर्टर थे। पिक्चर्स इनके हाथ में आते ही ये अप्रैल 1992 को एक आर्टिकल लिखते हैं शहर में हो रहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। बट इससे शहर की पब्लिक को कोई खास फर्क पड़ता नहीं, वो इन विक्टिम्स को ही गाली देने लगते हैं। लड़कियों ने किया शहर को गंदा। 15 मई 1992 को संतोष गुप्ता फिर से एक आर्टिकल लिखते हैं कि बच्चियों को ब्लैकमेल और रेप करने वाले लोग फ्री कैसे। और इस बार इन्होंने केस की कुछ रियल पिक्चर्स भी ऐड कर दी थी विक्टिम्स का फेस ब्लर करके। सीएम न्यूज को 3 से 4 दिनों तक चलाया जाता है और इस बार अजमेर की पब्लिक सड़कों पे थी। पूरा अजमेर रिलीजियस दंगे की ओर बढ़ रहा था। तुम लोग हमारी कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हो? मजबूरी में पुलिस अथॉरिटी को एक्शन लेना पड़ता है और 18 मई 1992 को डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा फर्स्ट एफआईआर फाइल करते हैं जिनमें बेसिकली 11 एक्यूज्ड का नाम होता है।
पर ओपनली हरिप्रसाद शर्मा कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सारे एक्यूज्ड पॉलिटिकली और रिलीजियसली बहुत पावरफुल थे। 19 मई 1992 को हरिप्रसाद शर्मा अपने 2 ऑफिसर इंस्पेक्टर के शर्मा और सब इंस्पेक्टर ए चौधरी को एक सीक्रेट इंक्वायरी पे भेजते हैं इन विक्टिम्स को ट्रैक करके गवाही देने के लिए, मनाने के लिए। इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि सोशल स्टिग्मा के कारण विक्टिम्स बाहर नहीं आ पा रही थी। कुछ ही टाइम में दोनों ऑफिसर एक विक्टिम कृष्णवाला को ट्रैक कर लेते हैं जो बेसिकली अजमेर से जयपुर शिफ्ट हो चुकी थी। ये दोनों ऑफिसर अजमेर से जयपुर पहुंचते हैं और कृष्णवाला को गवाही के लिए मनाते हैं, पर कृष्णवाला कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और कह रही थी कि मेरा इस केस से कोई नाता नहीं है। पर जैसे ही वो ऑफिसर्स उसकी ही कुछ रियल पिक्चर्स दिखाते हैं तो वो रोने लगती है और गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही ये कई जगह कई विक्टिम्स को ट्रैक करते हैं और फाइनली 12 विक्टिम्स गवाही के लिए मान जाती हैं। और इधर अजमेर में एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक आउटरीच को रोक नहीं पा रही थी तो मजबूरी में सीएम भैरव सिंह शेखावत को अजमेर को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा और शहर में पहली बार किसी रेप केस के लिए एनएसए का यूज किया गया। बेसिकली इंडिया में एनएसए एक स्ट्रिक्ट लॉ है जिसके तहत सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट किसी भी व्यक्ति को विदाउट जस्टिस 3 से 12 महीने के लिए डिटेन कर सकती है अगर गवर्नमेंट उस इंसान को कंट्री, रीजन या ह्यूमैनिटी के लिए खतरा पाती है। तो एनएसए लगते ही डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा के हाथ में थोड़ी सी पावर आती है और वो तुरंत इन 11 के 11 एक्यूज्ड को दबोच लेते हैं। अगले ही दिन ये तीनों बेल पे छूट जाते हैं, बाकी के 8 नहीं छूट पाते क्योंकि उनके ऊपर एनएसए लगा रहता है। हैरानी की बात है कि फारूक चिश्ती पे एनएसए भी नहीं लगा था जो बेसिकली इस केस का मास्टरमाइंड था। छूटते ही इनमें से एक पुरुषोत्तम सुसाइड कर लेता है, नफीस चिश्ती भाग जाता है और फारूक चिश्ती खुद को मेंटली अनस्टेबल बता के ट्रायल से बच जाता है। बेल पे छूटते ही भागने के बाद नफीस चिश्ती अजमेर में रिलीजियस पावर के दम पे दंगे करवाने की भी कोशिश करता है। तुम लोग हमारी कौम को बदनाम क्यों करना चाहते हो? बट इसी बीच 30 मई 1992 को सीएम भैरव सिंह शेखावत शहर को पब्लिक आउटरीच और रिलीजियस दंगे से बचाने के लिए केस को सीआईडी को सौंप देते हैं। 31 मई 1992 को सीआईडी ऑफिसर एनके पटानी जयपुर से अजमेर पहुंचते हैं। इनके अजमेर पहुंचते ही डीएसपी हरिप्रसाद शर्मा 20 मटेरियल ऑब्जेक्ट सहित 175 पेज की अपनी रिपोर्ट इन्हें सौंप देते हैं। 6 महीनों तक ग्राउंड लेवल पे वर्क करने के बाद सितंबर 1992 को इनके पाटनी सर अपनी 250 पेज की फर्स्ट चार्जशीट फाइल करते हैं जिनमें इन 18 एक्यूज्ड का नाम आता है। ये रहे उनकी सारी लिस्ट जिनमें से पुरुषोत्तम सुसाइड कर लिया, नफीस चिश्ती भाग गया, फारूक चिश्ती खुद को मेंटली अनस्टेबल बता के ट्रायल से बच गया। ये 8 पुलिस की गिरफ्त में थे, बाकी के बचे हुए सब या तो फरार थे या तो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे। 6 सालों तक केस चलता है और फाइनली 1998 को अजमेर की सेशन कोर्ट इन 8 को आईपीसी 376 से गिल्टी ऑफ रेप और आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत सब के सब को लाइफ इन प्रिजन देती है। जल्द ही 2001 में सेशन केस के वर्डिक्ट को ये लोग हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। हाई कोर्ट में इन लोगों की तरफ से दलाली करने वाले जीएस सोढ़ी ने कहा कि लड़कियां फ्रेंडशिप के थ्रू इनके फार्म हाउस पे जाया करती थी, अपने स्कूल बैग में स्पेशल कपड़े लाती थी पार्टी करने के लिए, तो इस फ्रेंडशिप के चक्कर में कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई होंगी और इन वजहों से ये कोई अनयूजुअल केस ऑफ रेप नहीं है, तो आईपीसी 376 इनके खिलाफ लगाना सही नहीं होगा। इस दलील के जवाब में स्टेट लॉयर पीएस मिश्रा ने बताया कि कैसे इनिशियली इन्होंने एक बच्ची को ट्रैप किया, उसका रेप किया, उसे फोटोग्राफ किया, कैसे उसे मजबूर किया और विक्टिम्स को लाने के लिए, कैसे फोटोग्राफ का यूज करके इन लोगों ने उन बच्चियों को सालों तक एक्सप्लॉइट किया। इन सब दलीलों के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और इन 4 परपेट्रेटर्स को छोड़ देती है। और रीजन ये बताया जाता है कि जिन 12 विक्टिम्स ने पिछली बार गवाही दी थी, इस बार उनमें से सिर्फ 2 आई थी और उन दोनों के रेप में इन 4 के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। जल्द ही 2003 में बचे हुए 4 परपेट्रेटर्स सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं और इस बार कोई भी विक्टिम्स गवाही देने के लिए नहीं आती और सुप्रीम कोर्ट इन 4 को छोड़ देती है। 2007 में मेन परपेट्रेटर्स फारूक चिश्ती को फास्ट ट्रैक कोर्ट इस केस में गिल्टी पाती है और लाइफ इन प्रिजन देती है। बट जल्द ही 2013 में फारूक इस वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देता है और इस बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फारूक चिश्ती को भी छोड़ देती है। बाकी के बचे हुए या तो पकड़े जाते हैं या तो सरेंडर कर देते हैं
और अगस्त 2024 को पोक्सो कोर्ट इन सब को गिल्टी पाती है और लाइफ इन प्रिजन देती है। सो दिस इज द जस्टिस ऑफ आवर कंट्री एंड वी हैव टू फकिंग प्राउड ऑफ इट।